वह घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। घर में दाखिल होते ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान दौड़ जाती और वजह थी उसकी बीवी तन्वी, जिसके साथ उसकी जमी हुई जोड़ी को हर निगाह रुक कर देखती रह जाती। वो दोनों इस कदर हसीन थे कि एक दूसरे के साथ मिलकर चांद को भी फीका कर जाते। वो हमेशा की तरह सीधा कमरे में आया। शायद तन्वी कमरे में थी। कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर ही उसे एहसास हुआ कि हर्ष बुरी तरह रो रहा है। उसे हैरत हुई। आज से पहले उसने हर्ष को इतनी शिद्दत से रोता हुआ नहीं देखा था। उसके कदम खुद ब खुद तेज चलने लगे। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने देखा, रोने की वजह से हर्ष का चेहरा पूरा लाल था। वह 2 साल का बच्चा इतनी जोर जोर से रो रहा था कि उसने तड़पते हुए आगे बढ़कर अपने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। जय जोरदार तरीके से आवाज देते हुए अपनी बीवी को पुकार रहा था, लेकिन उसे काफी हैरत हुई कि तन्वी उसके पुकारने पर भी कमरे में नहीं आई, बल्कि कुछ देर के बाद दौड़ती हुई फुलवा कमरे में दाखिल हुई। शायद वह किसी काम में लगी हुई थी। उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर हाँफते हुए यहाँ आई थी। जी साहब जी, तन्वी किधर है और हर्ष कब से रो रहा है? क्या तुम्हें उसके रोने की आवाज नहीं आ रही थी? वह चिल्लाते हुए उससे पूछने लगा। जब उसकी ऊंची आवाज सुनकर हर्ष डर गया। उसे अपने कंधे से लगाकर वह लगातार सहला रहा था। माफ कीजिए साहब, मुझे लगा हर्ष दीदी जी के साथ चले गए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। बंद कमरे की वजह से उनकी आवाज नीचे तक नहीं आ रही थी। फुलवा खुद फिक्रमंद नजरों से हर्ष का लाल चेहरा देख रही थी। वह 2 साल का बच्चा रो रो कर बेहाल था। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ चली गई है तन्वी? हर्ष को अकेला छोड़कर आम तौर पर वह मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाती, लेकिन आज तुम कह रही हो कि वह घर से बाहर गई है। यह तो हैरत की बात है। मैं नहीं जानती साहब, बस मैंने दीदी जी को किसी गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा। ठीक है, तुम जाओ। उसे हैरत हो रही थी। उसका बच्चा खामोश होने का नाम नहीं ले रहा था। ना जाने कब से रो रो कर वह बेहाल था। शायद उसे उस वक्त भूख लगी हुई थी और तन्वी ही उसे दूध पिलाती थी, लेकिन वह घर पर नहीं थी। उसने मोबाइल उठाकर उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन उसका नंबर लगातार बंद जा रहा था और तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े हुए नोट की तरफ गई। उसने लपकते हुए वह कागज उठा लिया, जिसका एक एक लफ्ज उसे और ज्यादा हैरत में धकेल रहा था। हैरत भरी नजरों से उसे पढ़ते हुए जिंदगी में पहली बार उसकी धड़कन के साथ साथ उसका पूरा जिस्म कांप उठा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना जय। मैंने अपनी मर्जी से अपनी राहें तुमसे अलग कर ली हैं, क्योंकि मैं अब तुम जैसे सिरफिरे इंसान के साथ और नहीं रह सकती। तुम्हारा बेटा यही है, उसे पालो और अपनी जिंदगी गुजारो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके लिए सिर्फ मैं जरूरी हूँ, जो सिर्फ मुझे चाहता है, जिसे मेरी कदर है। अगर तुम में थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, बल्कि खामोशी से अपनी हार मानकर बैठ जाना। उसका एक एक लफ्ज उस पर बम बनकर गिरा। उसका बेटा बेहाल था। जय ऐसा था जो खुद को मुकद्दर का सिकंदर मानता था। आज तक उसने जिस चीज पर हाथ रखा उसे हासिल कर लिया। गरीबी में जिंदगी गुजारने के बावजूद उसने वह मुकाम हासिल कर लिया जो आज उसे जय चौहान बना चुका था। इलाके भर में उसकी इज्जत थी। पूरे इलाके में उसका बंगला सबसे बुलंद था और उसकी शानो शौकत भी उसी बंगले की तरह ऊंची थी। लेकिन आज उसकी बीवी, जिसे वह मोहब्बत से ब्याह कर लाया था और जिसके साथ उसने जीने मरने का फैसला किया था, उसे छोड़कर चली गई, सिर्फ यह कहते हुए कि वह उसके काबिल नहीं है, उसे उसकी कदर नहीं है। हालांकि उसने आज तक खुद को तन्वी के लिए ही समर्पित किया था। वह दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह रह रहे थे। आज तक उन दोनों के बीच कभी बहस नहीं हुई और ना ही तन्वी ने कभी किसी किस्म की शिकायत की। लेकिन आज उसका यूं अचानक चले जाना जय के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उसने पेपर वहीं रखा और हर्ष को लेकर
बाहर निकल आया। वो मासूम बच्चा बिलक बिलक कर थक चुका था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने फुलवा से कह दिया कि फ्रिज से हर्ष के लिए दूध निकाल कर ले आए और वह कुछ ही देर में उसके लिए फीडर बनाकर ले आई। उसे गोद में लिटाकर वह दूध पिलाने लगा। उस वक्त उसके दिल की जो हालत थी सिर्फ वही जानता था। गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए वह बार बार तन्वी का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन नंबर लगातार बंद था। तन्वी ने लिखा था कि अगर उसमें जरा भी इज्जत बची है तो कभी पलटकर उसे ढूंढने की कोशिश मत करे। लेकिन वह उसके बच्चे की माँ थी। वह उसे छोड़ देता, लेकिन उसका बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता था। कुछ ही देर बाद हर्ष ने फीडर खत्म करते हुए उसकी तरफ देखा और उसने उसे उठाकर कंधे से लगा लिया। उसकी पीठ सहलाते हुए उसे जी भरकर अपने बेटे के नसीब पर दुख हुआ। साहब, आपके लिए खाना लगा दूं? एक बार फिर फुलवा उसके सामने आई। उसने मना करते हुए सिर हिला दिया और फुलवा पलटने लगी। रुको, मेरी बात सुनो। जय ने पुकारा तो वह रुककर पीछे मुड़ी। क्या कभी यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में कोई आता था? जिंदगी में पहली बार उसे तन्वी पर शक हुआ था। उसने आज तक शक का बीज अपने रिश्ते में पनपने नहीं दिया और यही वजह थी कि वह अपनी बीवी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। लेकिन जो सिला उसे मिला वह देखकर हैरान था। नहीं साहब जी, मेरी मौजूदगी में तो यहाँ कभी कोई नहीं आया। मैंने कभी भी दीदी जी की कोई ऐसी हरकत नहीं देखी जिसकी वजह से आप उस पर शक करें। वह हकीकत में चली गई थी। यह कोई मजाक नहीं था बल्कि सच था। तभी हर्ष ने उल्टी करते हुए उसके सारे कपड़े खराब कर दिए। वह बौखलाकर जल्दी से खड़ा हुआ और फुलवा ने हर्ष को थाम लिया। माँ की गैर मौजूदगी अक्सर छोटे बच्चों को बीमार कर देती है। कैसी खुदगर्ज औरत थी जिसे सिर्फ अपनी चाहत का एहसास था। उसने अपने छोटे से बच्चे की परवाह नहीं की। उसी वक्त मोबाइल निकालकर उसने कुसुम जी को कॉल की। अम्मा, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, प्लीज आप गांव से आ जाइए। क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? आप जल्दी आ जाइए, फिर सब बता दूंगा। उसने कॉल काट दी और ड्राइवर को माँ को लेने भेज दिया। कुछ देर में उसने हर्ष को सुला दिया। बेचैनी से कमरे में चक्कर काटते हुए वह लगातार तन्वी के बारे में सोच रहा था। गुस्से से उसका बस नहीं चल रहा था कि वह सब कुछ तहस नहस कर दे। एक औरत से धोखा खा गया, एक ऐसा मर्द जिसका रौब इलाके में कायम था। विदेश से आने के बाद ही तन्वी और उसके बीच नजदीकियां बढ़ी थी। उसने तन्वी को एक मॉल में देखा और पहली नजर में पसंद कर लिया। कुसुम जी की ख्वाहिश थी कि वह जय के लिए अपने गांव के प्रधान की बेटी का हाथ मांगे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। अम्मा, मैं हर हाल में तन्वी से ही शादी करूंगा, उसके अलावा किसी से नहीं। यही मेरा आखिरी फैसला है। माँ को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और आखिरकार रिश्ता तय हो गया। तन्वी उसकी दुल्हन बनकर उस घर में आई। वह इतनी खूबसूरत थी कि जय चाहता था कि हर रोज उसे नए सिरे से चाहे, इतना चाहे कि तन्वी को कभी मोहब्बत की कमी ना लगे। लेकिन उनकी शादी सिर्फ 3 साल टिक पाई और आज तन्वी ने वह कदम उठा लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह लड़की मुझे शुरू से पसंद नहीं थी, बस तुम्हारी जिद की वजह से मुझे खामोश रहना पड़ा और आज देखो पूरे इलाके में कितनी बदनामी हुई है। कुसुम जी लॉज में बैठी बेटे पर बरस रही थी। तभी फुलवा ने जाने की इजाजत चाही। हाँ, तुम जा सकती हो फुलवा, लेकिन मुझे अपने पोते के लिए इस इलाके से कोई आया चाहिए जो इसका ख्याल रख सके। इर्द गिर्द अगर कोई हो तो बताना, उन्होंने नरमी से कहा और फुलवा सर झुकाकर चली गई। क्या मतलब है आपका? अब मेरे बेटे को आया की निगरानी में देंगी? अम्मा, आप जानती हैं कि पराई औरतें बच्चों के साथ कैसा सुलूक करती हैं। वह हैरत में था। मजबूत इरादों वाला होने के बावजूद उसका सिर दर्द से फट रहा था। क्या होगा अगर लोगों को यह बात पता चल गई? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं बच्चा पाल सकूं, और वैसे भी इलाके में पूछताछ करके ही किसी लड़की को यह जिम्मेदारी दूंगी। उन्होंने उसे तसल्ली देना चाहा, लेकिन वह और भड़क उठा। कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आप उसे खुद रखेंगी तो ठीक है, वरना मैं उसे अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। वह गुस्से से कहते हुए कमरे में चला गया और कुसुम जी उसकी पीठ देखती रह गईं। आज इसी जिद
और गुस्से की वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर उस दिन उसने मेरी बात मान ली होती और उस लड़की पर भरोसा ना किया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। नफरत से सोचते हुए उन्होंने सर झटका। जब भी कोई अच्छी औरत हर्ष की जिम्मेदारी संभाल लेगी उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उन्होंने सोचते हुए हर्ष को उठाया और अपने कमरे में चली गईं। आज रात वह उनके पास ही रहने वाला था। वो रात जय ने टेरेस पर सिगरेट फूंकते हुए गुजार दी। तन्वी के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा उसके दिमाग की स्क्रीन पर किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। एक इंसान से मोहब्बत करना, उसे इज्जत देना, उसके साथ शादी करना और जिंदगी का खूबसूरत आगाज करना सब उसे बहुत महंगा पड़ गया था। उसे तन्वी से यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखों वाली वो चंचल लड़की जो उसे हंसने की आदत डाल गई थी अब उसे जिंदगी भर के लिए रुलाकर चली गई। अंदर की घुटन बढ़ने लगी तो उसने गाड़ी निकाली और बाहर निकल गया। माँ के कमरे से गुजरते वक्त उसे अपने बेटे हर्ष के रोने की आवाज आई, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। वो जानता था कि बच्चा भी उतना ही बेकरार होगा जितना उसका दिल। आखिर तन्वी हर्ष की माँ थी। एक मासूम बच्चे को यह समझने में वक्त लगेगा कि वो अपनी माँ की खुदगर्ज ख्वाहिशों का निशाना हो गया। तन्वी की माँ को जब इस बारे में पता चला तो वो भी दुख से टूट गई। जय ने हर उस जगह तलाश की जहाँ शक था कि शायद तन्वी वहाँ गई हो। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी नाराजगी की वजह से वो चली गई हो, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो कहीं भी नहीं थी। शायद वो अपनी जिंदगी की असल जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने निकल गई थी। सुबह सूरज निकलने के वक्त वो थका हारा घर लौटा, सीधे कमरे में गया। बिस्तर पर औंधा मुंह लेटते ही नींद ने उसे जकड़ लिया। दूसरी तरफ हर्ष पूरी रात रोता रहा। माँ की गैर मौजूदगी में उसे एक पल भी चैन नहीं आया। और कुसुम जी खुद एक बूढ़ी औरत थी, वो कब तक उसे संभाल पाती। पूरी रात वो उसके साथ जागती रही। फिर चाय बनाने के लिए रसोई में चली गईं। चाय बनाकर वो अपने पति के कमरे में गईं। वो कई सालों से लकवे की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। अब उनका उठना बैठना मुश्किल था। उनका सहारा भी कुसुम जी ही थी, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर ही आई थी, क्योंकि गांव में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तभी घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इतनी सुबह कौन आया होगा? कुसुम जी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ी फुलवा को देखकर वो चौंकी। क्या बात है फुलवा, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। जी सब ठीक है, मुझे अंदर आने दीजिए, कुछ बात करनी है। असल में पिछली रात जब कुसुम जी ने जय के बेटे के लिए किसी आया का इंतजाम करने की बात की थी, तभी से फुलवा के दिमाग में नीतू का ख्याल घूम रहा था। नीतू गरीब घराने की लेकिन समझदार लड़की थी, जिम्मेदारी उठाने वाली। और वैसे भी नीतू और फुलवा के बीच अच्छी दोस्ती थी, तो उसने सबसे पहले नीतू का नाम सुझाया। फुलवा बोली, जय बाबू की बीवी घर छोड़कर चली गई है। उनके बेटे को पालने के लिए किसी भरोसेमंद आया की जरूरत है। अगर तू ये काम कर सके तो मैं कुसुम जी से तेरे लिए बात कर दूंगी। नीतू चौंक गई। लेकिन मुझे बच्चों को संभालने का कोई तजुर्बा नहीं है। फुलवा मुस्कुरा दी। जब कोई औरत पहली बार माँ बनती है तब भी उसे तजुर्बा नहीं होता। यूँ समझ ले कि ये तेरा काम है, तुझे सीखते सीखते सब आ जाएगा। हर्ष बहुत प्यारा बच्चा है, अगर उसने तुझसे लगाव कर लिया तो तेरे लिए ये नौकरी सबसे बेहतर होगी। मैं भी वही हूँ, तेरे साथ रहूंगी। फुलवा की बात ने नीतू के मन को छू लिया। उसे सबसे बड़ी तसल्ली यही थी कि फुलवा भी उसी घर में काम करती है और बरसों से उन लोगों की सेवा कर रही थी। वो अक्सर उससे उनकी जिंदगी और उनके बर्ताव के बारे में पूछती थी। उसे तन्वी भी पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज यह सुनकर हैरान थी कि जय की बीवी घर छोड़कर चली गई। खैर, यह उनका निजी मामला है, उसने ज्यादा घुसना ठीक नहीं समझा। ठीक है, लेकिन मैं पापा से कहूंगी कि मेरे लिए नौकरी का इंतजाम हो गया है और आप भी ऐसे ही कहिए। उसे घर में काम की सख्त जरूरत थी, घर का खर्च चलाने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का इंतजाम करने के लिए और अपने टूटे फूटे ख्वाब पूरे करने के लिए। नाश्ता करने के बाद उसने माँ को बता दिया और फुलवा के साथ चली गई। फुलवा उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो उसे लेकर
हवेली चली आई। उस वक्त तक जय दफ्तर के लिए निकल चुके थे। वैसे भी वो ज्यादातर विदेश में ही रहते थे। हवेली पहुंचने से पहले फुलवा उसे हवेली के तौर तरीके समझाती जा रही थी। हल्का सूट पहनकर सिर पर दुपट्टा रखकर वह कुसुम जी से मिलने गई। उसे शुरू से ही जय की हवेली देखने का शौक था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वहीं काम मिल जाएगा। हवेली की शान शौकत देखकर वह कितनी ही देर तक देखती रही। उसके दिल में ख्याल आया, कितनी बदनसीब लड़की थी जो इतनी रौनकें छोड़कर चली गई। लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया और अंदर चली गई। फुलवा उसे कुसुम जी के पास ले गई। तुम्हें पहले बच्चों को संभालने का तजुर्बा है? कुसुम जी ने पूछा। वो थोड़ी झिझकी और फुलवा को देखने लगी। फुलवा बोली, जी, इसने पहले अपनी बहन की बेटी को पाला था। वो ज्यादातर इसी के पास रहती थी, तो इसे अच्छा अनुभव है। कुसुम जी ने फिर से कहा, देखो बेटी, हर्ष इस घर का लाडला बच्चा है, अपने पापा की जान है। उसकी आंखों में आंसू आना जय को बर्दाश्त नहीं। तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना है। मैं अभी से उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ, लेकिन जय की तरफ से अभी थोड़ा संकोच है। तुम कोशिश करना कि जय का भी भरोसा जीत लो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसके बेटे को तुम अच्छे से संभाल सकती हो। उनका लहजा काफी नरम था। आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसने भरोसे से कहा। उस रोज हर्ष को उसके हवाले कर दिया गया। उसे शुरू से ही बच्चों से लगाव था। गोल मटोल से हर्ष को गोद में लेकर उसने बेपनाह खुशी महसूस की। लेकिन हर्ष अभी उससे घुला मिला नहीं था। वो तोतली जुबान में थोड़ी बहुत बातें करता था। जब उसने हर्ष को गोद में उठाया तो वो देर तक उसका चेहरा देखता रहा। शायद वो अपनी माँ को तलाश रहा था। फिर धीरे से उसने उसका गाल छुआ और अचानक जोर से रोने लगा। शायद उसे तन्वी की याद आ रही थी। उसने तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही देर में ये मुझसे घुल मिल जाएगा। कुसुम जी बोली, ठीक है, इसे कमरे में ले जाओ, डिब्बे का दूध पिलाना और ध्यान रखना कि इसका पेट खराब ना हो। उन्होंने बार बार हिदायतें दी और उसने उनकी सारी बातें गांठ बांध ली। ये नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। इज्जत से इस घर में रहकर हर्ष को संभालते हुए वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। वो हर्ष को लेकर उसके कमरे में चली गई। कमरे की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गई। सब कुछ बड़े प्यार और सलीके से सजाया गया था। कमरे के अंदाज से साफ था कि सब लोग हर्ष पर जान छिड़कते हैं। वो उसके सामने खिलौने रखती जा रही थी, चेहरे पर मुस्कान लाकर हर्ष को अपने साथ घुलाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो हर्ष थोड़ा सहमा सहमा रहा, फिर धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी हल्की हल्की मुस्कुराहट से उसे तसल्ली हुई कि अब वो जल्दी ही हर्ष को अपना बना लेगी। अब उसके दिल में बस एक ही डर था, ना जाने जय बाबू उसके आने पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उसकी अब तक उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन सुनने में यही आया था कि जय बाबू गुस्से में बहुत तेज हैं और कुसुम जी ने भी यही बताया था कि आया को रखने में उनकी मर्जी शामिल नहीं है। हो सकता है कि उसे वह पसंद ना करें, लेकिन यह मुश्किल उस समय आसान हो गई जब शाम को कुसुम जी को जय बाबू का फोन आया। उन्होंने बताया कि वे एक हफ्ते के लिए मीटिंग के सिलसिले से बाहर जा रहे हैं। मेरा सामान पैक करके ड्राइवर को दे देना। उस वक्त वे हर्ष को लेकर काफी फिक्रमंद थे और बार बार बच्चे का ख्याल रखने को कह रहे थे। कुसुम जी ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुन ली। वो नहीं चाहती थी कि उस समय नीतू के बारे में जय को बताएं। सोचा कि जब वो खुद आकर देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि एक आया भी बच्चे को अच्छे से संभाल सकती है। तन्वी तो ऐसे गायब हुई जैसे उसका नामो निशान ही नहीं। सब कुछ पहले से सोचा समझा हुआ था, इसीलिए किसी को भी उसका सुराग न मिला। हवेली उसी इलाके में थी, इसीलिए नीतू रात को वहीं रुक जाती और दिन में जाकर अपने पिता से मिल आती। वो दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और माँ बाप की जिम्मेदारी नीतू पर थी, इसीलिए उसने अभी शादी जैसे झंझट से
दूरी बना रखी थी। तन्वी हर्ष का ख्याल तो रखती थी, लेकिन उतना अपनापन कभी महसूस नहीं कराया जितना लगाव सिर्फ कुछ ही दिनों में नीतू से मिल गया। हर्ष तो ऐसे घुल मिल गया जैसे वह उसकी माँ हो। अक्सर वो उसके बालों से खेलता रहता। शायद उसे नीतू के बाल बहुत पसंद आ गए थे। नीतू उसे गोद में उठाकर लॉन में टहलाती रहती, जैसे हवेली में हर्ष के अलावा और कोई चीज ही ना हो। अब हर्ष उसके लिए सिर्फ नौकरी का हिस्सा नहीं था। वो सो जाता तो नीतू घर में बेचैन फिरती रहती। धीरे धीरे उसने अपनी व्यस्तता का नया तरीका ढूंढ लिया। कभी कभार वो फुलवा के साथ खाना बनाने में मदद कर देती, क्योंकि फुलवा अकेले थक जाती थी। एक हफ्ता पूरा होने को आया था। उस शाम हर्ष का पैम्पर उतारते ही उसे रैसेज हो गए और वह बहुत रोने लगा। पूरी रात वह लगातार रोता रहा। नीतू समझ ही नहीं पा रही थी कि वह इतना क्यों रो रहा है। उसके लाल निशान देखकर वह घबरा गई। उसने बिखरे बालों को जल्दी से पीछे बांधकर उसने हर्ष को सामने लिटा दिया। मोबाइल पर देखने लगी कि क्या किया जाए जिससे बच्चे को आराम मिल सके। बच्चे को बार बार रोते देखकर उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। छोटे से माँ के बिना बच्चे को ऐसे देखना उसके लिए मुश्किल था। हर्ष बार बार उसे अपनी तरफ बुला रहा था। उसी ने तो उसे आंटी कहना सिखाया था। कुसुम जी लॉज में चाय पी रही थी जब अचानक दरवाजे से जय अंदर आए। वो बिना बताए ही घर लौटे थे। माँ को देखकर मुस्कुरा दिए। एक हफ्ता बीत चुका था और कुसुम जी ने अपने बेटे को नहीं देखा था। पहले जय गांव में हवेली में ही रहा करते थे, लेकिन तन्वी से अनबन होने के बाद शहर में शिफ्ट हो गए। उनके लिए यही ठीक था कि वे उसे लेकर अलग रहें। फिर भी जय रोज माँ से मिलने आ जाते थे, क्योंकि जानते थे कि माँ उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। माँ से मिलते ही उन्होंने तुरंत बेटे के बारे में पूछा। उसने इतने दिन मेरे बिना कैसे गुजारे होंगे, ये सोचकर ही उनका दिल भर आया। काम की व्यस्तता की वजह से वे बेटे से ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। कुसुम जी अपने बेटे को देखकर खुश थी और जय अपने बेटे के लिए परेशान था। कुसुम जी बोली, हर्ष अपने कमरे में है, आया के पास। पिछले हफ्ते से वही उसे संभाल रही है। इलाके की अच्छी शरीफ लड़की है, तुम चिंता मत करो। जय सुर्ख आंखों से माँ को देखते रहे। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा बेटा आया के पास नहीं रहेगा। कुसुम जी को पहले से अंदाजा था कि वे ऐसा ही कहेंगे। उन्होंने थके हुए अंदाज में कहा, बेटा अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे संभाल पाऊं। तन्वी के जाने के बाद उसे संभालना और भी मुश्किल हो गया है। वो मासूम चाहता है कि हर वक्त कोई ना कोई उसके पास रहे। और मैं खुद ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ और मुझे तुम्हारे पापा को भी देखना पड़ता है। तुम खुद जाकर देख लो, वो लड़की उसका कितना ध्यान रखती है। तुम्हारा बेटा भी माँ की कमी को भूल चुका है। जय बस दुख भरी नजरों से माँ को देखते रहे। भूल जाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने तन्वी के बारे में सब पता लगा लिया था। वो कई सालों से एक अमर नाम के लड़के से जुड़ी हुई थी और उसी के साथ चली गई। यही जानने के बाद उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ा। अब ठान लिया था कि जल्द से जल्द तलाक के कागज भेजकर उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। उनके लिए मोहब्बत में बेवफाई सबसे बड़ा गुनाह था। वो उनकी होकर भी किसी और का ख्याल करती रही और इस अंधे भरोसे का नतीजा इतना खतरनाक निकला कि अब उन्हें औरत से ही नफरत हो चुकी थी। दरअसल तन्वी ने जय से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी और वह जय से मोहब्बत नहीं करती थी। वह तो अमर नाम के लड़के को पसंद करती थी। 3 सालों में उसने काफी पैसा अपने अकाउंट में इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद वह जय को छोड़कर चली गई। उसकी इस प्लानिंग में अमर भी शामिल था। उसने ही तन्वी को ये आइडिया सुझाया था करोड़ों कमाने का। जय तन्वी की सुंदरता को देखकर पागल हो गया था और चंद ही मुलाकातों में उसने बिना जाने समझे उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया और जल्द से जल्द उससे शादी कर ली। उसे लगा कि तन्वी भी उसे पसंद करती है और फिर यह शादी का यह अंत हुआ।
सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही वो हर्ष के कमरे की ओर बढ़े, दूर से ही बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दी। गुस्सा और बेचैनी एक बार फिर जय पर हावी हो गया। धड़ाम से दरवाजा खोलते ही अंदर दाखिल हुए तो सामने बैठी लड़की को देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। नीतू की आंखें रोने से लाल थीं, नाक सुर्ख थी और वह मोबाइल पर झुकी हुई थी, जबकि उसकी गोद में लेटा हुआ हर्ष बेसुकून होकर रो रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही नीतू इतनी डर गई कि मोबाइल हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने फौरन हर्ष को कसकर सीने से लगा लिया और डरते डरते सामने खड़े शख्स की ओर देखने लगी। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि यही जय बाबू हैं, जो सुर्ख आंखों से गुस्से में उसे घूर रहे थे। तो ये है तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे बेटे की, जय चिल्लाया। ये रो रहा है और तुम मोबाइल में बिजी हो। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि नीतू कांप कर रह गई। जय आगे बढ़े और हर्ष को उसकी गोद से छीन लिया। नहीं सर, मैं तो बस हर्ष के लिए ही सेटअप। जय चीखा। तुम लोगों की औकात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बच्चे की आड़ लेकर बस नौकरी कर रही हो। नीतू कुछ कह नहीं पाई। उसकी नजर सिर्फ रोते हुए हर्ष पर टिकी थी, जो बार बार उसे ही पुकारते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। सर प्लीज, आप बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, इस वक्त मुझे उसे दे दीजिए, वो पहले ही बहुत बेचैन है। प्लीज सर, वो रिक्वेस्ट भरे लहजे में बोली। जय ने उसे तंज भरी नजर से देखा। तुम्हारी मासूमियत का नाटक मुझ पर नहीं चलेगा। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं खुद इसे पाल लूंगा। दफा हो जाओ इसके कमरे से। जय की तेज आवाज सुनकर कुसुम जी भी वहां आ गईं। वो बेटे को रोकना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि उस वक्त उनकी कोई बात उस पर असर नहीं करेगी। मैडम सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपने काम में चोरी नहीं कर रही। नीतू की आंखें आंसुओं से भर आईं। इतने सख्त लहजे के बावजूद भी वो उनसे रहम की भीख मांग रही थी। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। जय चिल्लाया। मेरा बच्चा मैं खुद संभाल सकता हूँ। तन्वी के चले जाने के बाद से किसी पर भरोसा नहीं करते थे। जिस औरत से उन्होंने दिल से मोहब्बत की, उसी ने उन्हें धोखा दिया, तो दूसरी औरतों पर कैसे एतबार करते। पागल मत बनो जय, कुसुम जी बोली। हर्ष को उसे दे दो, वो अच्छी तरह देखभाल कर लेगी। अम्मा प्लीज, ये मेरा बेटा है और मैं खुद इसे संभाल लूंगा। आप इस लड़की से कहिए अभी के अभी यहाँ से चली जाए। इतना कहकर जय हर्ष को लेकर अपने कमरे में चले गए। पीछे नीतू खाली हाथ वहीं खड़ी रह गई। कमरे में जाकर जय कुछ देर हर्ष को गोद में लिए टहलते रहे, फिर बच्चा उनके कंधे से लगा लगा ही सो गया। उन्होंने नरमी से उसे बिस्तर पर लिटाया और खुद फ्रेश होने चले गए। कुसुम जी की आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्हें उस मासूम सी लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। अपने बेटे की जिद्दी आदत के कारण ही वो अपनी पसंद की लड़की का हाथ नहीं मांग पाई थी, पर इस बार उन्होंने ठान लिया था कि जल्द से जल्द सौम्या को इस घर की बहू बनाएंगी, ताकि वो हर्ष की जिम्मेदारी भी संभाल ले और जय को भी, क्योंकि तन्वी जैसी और किसी औरत को वो अब अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने देना चाहती थी। उस रोज नीतू हवेली से चली गई। उसे आखिरी बार भी हर्ष से मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ एक हफ्ते में ही वो उस छोटे से मासूम फूल से इतना जुड़ गई थी कि उसका मन करता था हर पल उसी के साथ रहे। उसकी नन्ही किलकारियां अब उसके लिए सबसे प्यारी चीज बन गई थी, लेकिन सारे ख्वाब टूटकर बिखर गए। उसने सोचा था कि इस नौकरी से कमाए पैसों से अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, घर का राशन अच्छे से जुटा लेगी, घर में सुकून का माहौल आ जाएगा। लेकिन अब सब उम्मीदें खत्म हो गईं। फुलवा भी इस मामले में बेबस थी। अगर बात सिर्फ कुसुम जी तक होती तो वो उनसे गुजारिश कर लेती, लेकिन जय को ऐसे लोगों से बहुत नफरत थी जो मजबूरियों का रोना रोकर हमदर्दी लेना चाहते थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मजबूरी इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। घर लौटकर नीतू को देखते ही उसकी माँ उसे गले से लगाकर बोली, कैसा चल रहा है काम? अम्मा, मैं अब काम पर नहीं जाऊंगी। समझिए कि वो नौकरी छिन गई मुझसे। शांति जी का चेहरा एक पल के लिए बुझा,
फिर तुरंत मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटी, सब्र रखो, सब ठीक होगा। वो हमेशा से ही ऐसी थी, नरम, शांत। नीतू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मायूसी ने उसे फिर से घेर लिया। इधर हवेली में हर्ष के जागते ही तूफान मच गया। वो लगातार नीतू को पुकारते हुए रो रहा था। जय अपने बेटे को देखकर और भी गुस्से से लाल हो उठे, क्योंकि बेटा बाप की मौजूदगी को छोड़कर एक गैर औरत के लिए तड़प रहा था। ना जाने कौन सी पट्टियां पढ़ाई हैं उस लड़की ने मेरे बेटे को। गुस्से से बड़बड़ाते हुए वह सोफे पर जा बैठा। कुसुम जी नरमी से उसके पास जाकर बैठ गईं। तुम अभी जानते क्या हो बच्चों के बारे में? बच्चे के साथ जो लगाव और प्यार से पेश आता है वो फिर उनके नजदीक रहना ही पसंद करते हैं। रिश्ते क्या हैं उन्हें ये नहीं पता होता। इस एक हफ्ते में नीतू ने जिस कदर प्यार से उसे रखा है, मैंने कभी तन्वी को भी इतना प्यार करते नहीं देखा था। अम्मा प्लीज नाम मत लें उसका। वह हमेशा की तरह बिखर गया। हकीकत को जितना भी छुटलाना चाहो, हकीकत यही है कि तुम्हारे बेटे को एक औरत की जरूरत है। वह औरत जो उसे मोहब्बत से संभाल पाए, और शायद तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हें तो अपने कामों से फुर्सत नहीं। हफ्ते हफ्ते तुम घर नहीं आते, कैसे पालोगे बच्चे को? वो हैरत से अपनी माँ को देखता रहा। अभी मेरे जख्म ताजा हैं, मुझे औरतों पर विश्वास नहीं रहा। उसने दुख भरी नजरों से माँ को देखते हुए कहा था, मत भूलो कि तुम्हारी माँ भी एक औरत है। हर औरत एक जैसी नहीं हुआ करती। सौम्या एक अरसे से तुम्हारे इंतजार में है। अगर वह इसी घर में आ जाती है तो फिर तुम्हें बच्चे के लिए भी किसी आया का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा। मुझे यकीन है वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को संभाल लेगी। अम्मा चुप हो जाइए, मैं सौम्या के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो खुद को नहीं संभाल पाती, मुझे और मेरे बेटे को क्या संभालेगी? जवाब बिल्कुल कुसुम जी की उम्मीद के मुताबिक था। वह सौम्या का नाम सुनते ही बिफर जाया करता, और वजह थी सौम्या का सख्त मिजाज और मुंह फट जुबान। तन्वी में हजार खामियां सही, लेकिन वह एक खुश मिजाज लड़की थी जो लोगों से मिलना जुलना जानती थी। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे बेटे को उस लड़की की जरूरत है। उसे दोबारा काम पर रख लो। जरूरतमंद लड़की है, उसकी मदद भी हो जाएगी और हर्ष का दिल भी लगा रहेगा। मजबूरी में जय मान गया। उस लड़की को वापस बुला लिया जाए, लेकिन वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जिस तरह इस घर से जय ने उसे निकाला था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह दोबारा आएगी। उसके बावजूद उन्होंने सुबह फुलवा को कह दिया कि वो नीतू को बुलाकर ले आए, लेकिन कुछ देर बाद फुलवा खाली हाथ वापस लौट आई। नीतू ने उसे इनकार कर दिया था, और वैसे भी यह किसी भी खुददार इंसान के खिलाफ बात थी कि उसे बगैर किसी गलती के इस तरह निकाल दिया जाए और फिर जरूरत पड़ने पर बुला लिया जाए। वह गरीब जरूर थी, लेकिन इज्जतदार लड़की थी। उस एक रात ने ही जय को इस कदर मजबूर कर दिया कि वह खुद ही गाड़ी लेकर उसके घर की ओर चला गया। मैं खुद उस लड़की को लेकर आता हूँ। उसने मेरे बेटे को अपनी आदत डाली है तो इतनी आसानी से वह उसकी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती। हर्ष को उसने अपने साथ ही बिठा लिया था। फुलवा से उसके घर का पता पूछने के बाद वो सीधा उसके घर आया। दरवाजे पर दस्तक देते ही वो घर का जायजा लेने लगा। घर की खस्ता हालत ही रोते हुए उसकी मजबूरियों को बयां कर रही थी। कुछ देर के बाद शांति जी ने दरवाजा खोला। नमस्ते आंटी, क्या यह नीतू का घर है? उन्हें हैरत हुई थी। इतने महंगे कपड़े पहने अमीर शख्स उनके दरवाजे पर खड़ा उनकी बेटी के बारे में पूछ रहा था। जी बेटा, लेकिन आप कौन हैं? मैं जय हूँ और यह मेरा बेटा हर्ष है। मैं नीतू से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने खामोशी से उसे अंदर आने दिया। अंदर लाकर वह उसे बिपिन साहब के कमरे में ले गई थी, जहां वह कमरे में लेटे किताब पढ़ रहे थे। आप अंकल के पास बैठिए, नीतू अभी थोड़ी देर में आती है। दहलीज पे ही वह बिपिन साहब को देखते ही रुक गया। वो खुद भी उसे हैरत और बेयकीनी से देख रहे थे, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी और अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। जय, जय। और जय हैरत से उन्हें देखते हुए उनके करीब चला आया। बिपिन अंकल,
यानी नीतू बिपिन जी की बेटी थी। छोटा था जब उसके पापा से बिपिन जी मिलने आया करते थे। उसके पापा उसे अक्सर बताया करते थे कि बिपिन जी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद जिंदगी ने उसे यूं अपनी लपेट में लिया कि वह पापा के सारे रिश्तों को ही भूल गया। वो शहर आ गया था, तब से उनसे उसकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। और आज एक बार फिर वह उसी दहलीज पर उस शख्स के सामने खड़ा था जिसे हालात ने बिल्कुल कमजोर बना दिया था। कितने बड़े हो गए हो मेरे बेटे, वो नम आंखों से उसे देख रहे थे, जिसके चेहरे में उसके पापा की झलक दिखाई दे रही थी। कैसे एक शहर में रहते हुए वह उन सब से अलग हो गया। शायद दौलत और पैसा कमाने की भाग दौड़ ने उसे रिश्तों से दूर धकेल लिया। मुझे माफ कर दें अंकल, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इस शहर में ही हैं और इस हाल में हैं। उसे काफी शर्मिंदगी हो रही थी और तभी नीतू कमरे में दाखिल हुई। जय को देखकर वह हैरत से देखती रही। उसने पापा को नहीं बताया था कि वह हवेली में कोई बच्चा संभालती है। उसने बस जॉब का जिक्र किया था। हर्ष तो उसे देखते ही जैसे खिल उठा। जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए वह नीतू के सीने से जा लगा और नीतू ने उसे उठाते हुए अपनी बाहों में समेट लिया। हर्ष को आपकी जरूरत है। मेरे ख्याल में आपको हर्ष के लिए वापस आ जाना चाहिए। उसने बस नरमी से नीतू को देखते हुए कहा। उसका दिल तो चाहा था कि वह उस शख्स को इसी तरह खड़े खड़े घर से निकाल दे, लेकिन उसे भी यह जानकर हैरत हुई कि उसके पापा का जानने वाला था और उसके पापा तो उसे देखते ही खुश हो गए थे। उस रोज वह नीतू को वापस लाने में कामयाब हो गया। गाड़ी में हर्ष आदत के मुताबिक अपने नन्हे हाथों से उसके बालों को खींचते हुए मुस्कुराकर उसे देख रहा था। जय भी उसे देखकर सुकून में था। घर आते ही उसने कुसुम जी को बताया कि नीतू बिपिन अंकल की बेटी है, वही बिपिन अंकल जो उसके पापा के दोस्त हैं। और कुसुम जी को भी काफी हैरत हुई। वह अपने परिवार के साथ कुछ सालों पहले शहर चले आए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और गांव में उनके पास कमाई का अच्छा जरिया भी नहीं था, इसीलिए वह शहर में शिफ्ट हो गए थे, जिससे शहर में आराम से अपना इलाज भी करवा सके। लेकिन वह इसी शहर में है यह उन्हें नहीं पता था और अब उनकी तबीयत पहले से काफी खराब हो गई है, इसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। नीतू हर्ष को लेकर उसके कमरे में चली गई। शाम तक वह अपने काम में बिजी रहा और शाम को एक बार हर्ष को देखने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर खामोशी छाई हुई थी। दरवाजे से झांकते ही उसने अंदर देखा और वह वहीं खड़ा देखता रहा। सामने बेड पर लेटी हुई नीतू के पास सोया हुआ हर्ष बहुत मासूम लग रहा था। उसने अभी भी अपनी मुट्ठी भरकर नीतू के बालों को थाम रखा था, जैसे उसे डर हो कि उसके सोने के बाद वह दोबारा उससे दूर चली जाएगी। उसे अपने मासूम से बच्चे पर बहुत तरस आया। वह जानता था कि नीतू सिर्फ पैसों के लिए यह जॉब कर रही है। कल उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और हर्ष एक बार फिर अकेला रह जाएगा। उसे अपने बेटे की पल पल की खबर रखनी थी। वो अभी नीतू पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। उसे अभी उस पर नजर रखनी थी। कमरे में आते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन 2 सालों में उसने कभी तन्वी को नहीं देखा था कि वह हर्ष के इस कदर नजदीक सोई हो, बल्कि वह जब चंद दिनों का ही था तब ही उसने रट लगाना शुरू कर दी कि वह अकेला सोए झूले में। इस बात पर उन दोनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ था। यह जय की जिद थी जो आज तक तन्वी उसे अपने पास सोने देती, वरना शायद वो अभी तक उस मासूम से फूल को खुद से दूर कर चुकी होती। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। सुबह वह उठते हुए जैसे ही खिड़की से पर्दा हटाता वह लॉन में उसे हर्ष के साथ खेलती हुई दिखाई देती। उसकी नन्ही सी उंगली थामकर वह चहलकदमी कर रही होती और वह उसके आने से दिन पर दिन निखरता चला जा रहा था। उस रोज वो काफी देर खड़ा खिड़की में उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर उस वक्त सुकून था। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाकर वह लॉन में चला आया। उस मंजर को नजदीक से देखने के लिए उसका दिल मचल उठा और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वह थम सी गई। जय को आता हुआ देखकर हर्ष आहिस्ता कदम उठाकर उसकी ओर चला गया और उसने झुकते हुए हर्ष को उठा लिया। उसने मुस्कुराकर
अपने बेटे के चमकते हुए चेहरे को देखा था और तब हर्ष ने पलटकर दूर खड़ी नीतू को देखा। अब वह उसे बुलाते हुए हाथ के इशारे से अपनी ओर आने के लिए कह रहा था और वह कदम उठाकर चलते हुए उसके करीब आ गई। हर्ष ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके बालों को थाम लिया और जैसे बाप को दिखा रहा हो कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। उसके भीगे भीगे बालों की लटें जय की नजरों में थीं। उस वक्त हर्ष ने उसे अपनी ओर खींचा था और वो जय के इस कदर नजदीक थी कि उसके हाथों की कपकपाहट से ही जय को उसके अंदर चलती हलचल का अंदाजा हो रहा था। आ जाइए, अंदर चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है। हर्ष बाप से लिपट गया। वह ना बाप को छोड़ सकता था और ना ही नीतू से दूर जा सकता था। लगता है आपको बच्चे पालने का काफी एक्सपीरियंस है, तभी आपने हर्ष को इतना अटैच कर लिया। उसने संजीदगी से नीतू का चेहरा देखते हुए कहा, यह सिर्फ प्यार की मेहरबानी है। प्यार वह जज्बा है जो दूसरे को अपनी ओर खींचता है। यानी तुम्हारा कहना है कि तुम हर्ष से प्यार करती हो? उसने बहुएं उचकाते हुए दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। आपको नहीं लगता यह लगाव और प्यार के लायक है? उसकी चमकती हुई आंखें, उसका नरम और मासूम वजूद। आपका बेटा बहुत प्यारा है। उसकी नज़र सिर्फ हर्ष के चेहरे पर थी, जबकि जय की नज़रें उसके चेहरे का जायजा कर रही थीं। कल को जब आप यहाँ से चली जाएंगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके अपने बच्चे हो जाएंगे, तो फिर? उसकी बात सुनते हुए उसने एक नज़र जय के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर शरारत थी। उसकी बात का मतलब समझते हुए नीतू का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरे लिए पहला बच्चा हमेशा हर्ष रहेगा, और वैसे भी सारे बच्चे प्यारे होते हैं। हर्ष बेटा, आ जाओ, आपको दूध पिलाने का टाइम हो गया है। उसने हर्ष को लेते हुए वहां से जाना चाहा। उसकी जिंदगी में अब पूरी तरह से सुकून उतर आया था। किसी चीज को पूरी तरह छोड़ देने का सुकून अलग ही होता है, और वो तन्वी की याद और उसकी मोहब्बत से पूरी तरह आजाद हो चुका था। उस शाम कुसुम जी ने एक बार फिर सौम्या का जिक्र किया। वो चाहती थी कि सौम्या को जल्दी से जल्दी इस घर में ले आया जाए। अम्मा, सौम्या ना तो मेरी बीवी का रोल निभा सकती है और ना ही हर्ष की माँ का। उसे बस अपनी जिंदगी जीना आता है और कुछ नहीं। आप अपने व्यवहार में अपने बेटे की जिंदगी एक बार फिर क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? वो गुस्से से फट पड़ा। कुसुम जी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बस करो, अब तन्वी का गम मनाना खत्म करो। जल्द से जल्द शादी करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, ठीक है, अगर ये सब जरूरी है तो आप विपिन अंकल से बात करें। मैं नीतू से शादी करूंगा। मानो उसने कुसुम जी पर बम गिरा दिया हो। कुसुम जी हैरत से उसे देखती रह गईं। अपने बच्चे की आया से शादी करोगे? तुम प्रधान जी की बेटी सौम्या को छोड़कर? उनकी आवाज में सख्त हैरानी थी। वो शांत मगर ठोस आवाज में बोला, वो सिर्फ बच्चे की आया नहीं है, बल्कि पापा के दोस्त की बेटी भी है। कुसुम जी बुदबुदाई, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर कुसुम जी खामोशी से उठी और कमरे में चली गईं। उस शाम उन्होंने प्रधान जी की पत्नी से बात करते हुए कहा कि जय एक बार फिर, लेकिन अचानक मोबाइल प्रधान जी की पत्नी के हाथ से छीन लिया गया। सौम्या ने तेज आवाज में कहा, आंटी, आपके बेटे को ये गलत फहमी है कि आप उसके लिए आसमान से कोई परी उतारेंगी। सौम्या के चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे अपनी बार बार की गई रिजेक्शन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ना जाने वो शख्स खुद को क्या समझता है। कुसुम जी को उसका लहजा बुरा लगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, सौम्या बेटे, ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? सौम्या ठंडी और कड़वी आवाज में बोली, उसी अंदाज में बात कर रही हूँ जिस अंदाज में आपका बेटा डिजर्व करता है। वो एक बच्चे का बाप है और मैं भी कोई मरती नहीं जा रही उससे शादी करने के लिए। बेहतर है उसे कहिए कि इस गलतफहमी से बाहर निकल आए। उस बदतमीजी पर कुसुम जी खामोश रह गईं, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके बेटे की सोच ठीक थी। शायद सौम्या कभी भी हर्ष को मां बनकर नहीं पालेगी। उस वक्त उन्हें अपने बेटे के साथ होना चाहिए था। अपने पोते के बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि कुसुम जी समझती थी कि सौम्या मुंह फट है, पर बार बार रिजेक्शन की वजह से वह काफी ज्यादा हर्ट भी है। इसी
इसीलिए उसका रिएक्ट करना गलत नहीं है, पर उनका बेटा उसे पसंद नहीं करता और उसका भी गुस्सा काफी तेज है, तो दोनों का आपस में सामंजस्य से बैठ पाना बहुत मुश्किल है। जय के साथ कोई शांत स्वभाव और जिम्मेदारी संभालने वाली लड़की ही एडजस्ट कर सकती है और उन्होंने नीतू को हर्ष से काफी लगाव रखते भी देखा था। पता नहीं सौम्या हर्ष को अपना भी पाती या नहीं। और फिर अगले ही कुछ दिनों में वो बिपिन साहब के घर पहुंच गईं। उनके आने का मकसद सुनकर तो जैसे सब लोग सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि किस्मत उन पर इस तरह मेहरबान भी हो सकती है। जय के स्वभाव से वो लोग भली बाती वाकिफ थे और क्यों ना हो, वो बिपिन जी के दोस्त का बेटा था, अपने उसूलों से जुड़ा हुआ आदमी जिसे रिश्ते निभाना आता था। उन्हें कोई ऐतराज नहीं था, बस नीतू की मर्जी जानना बाकी था। लेकिन नीतू को तो जरा भी खबर नहीं थी कि घर में क्या चल रहा है। उस रोज जय ने उसे छुट्टी पर भेज दिया। आप 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लीजिए। वो चाहता था कि नीतू घर जाकर अच्छे से सोच विचार करने के बाद कोई फैसला करे। उस रोज नीतू घर चली गई। कुसुम जी ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं बेटी, मैं 1 हफ्ते के लिए हर्ष को संभाल लूंगी और वैसे भी ये ड्राइवर के साथ रोज तुम्हें मिलने आता रहेगा। नीतू ने उदास नजरों से हर्ष को देखा तो कुसुम जी उसकी आंखों का मतलब समझ गईं। उसे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी क्यों दी गई है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसे असलियत पता चली वो हैरान रह गई। अम्मा, आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? वो तो पहले से शादीशुदा हैं। उसकी माँ ने उसे समझाया। बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ कि जय की फितरत में शामिल नहीं है कि वो दोबारा ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करे जो उसे किसी गैर मर्द के लिए छोड़कर चली गई हो। तुम बेफिक्र होकर जय से शादी कर लो अपने बाबा की खुशी के लिए। नीतू को खामोश रहना पड़ा। उसके दिल में हलचल थी क्योंकि वो जानती थी कि जय तन्वी से कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन उसके दिल में खुशी भी थी कि अब वो सारी जिंदगी हर्ष के पास रहेगी उसकी माँ बनकर। ये एहसास ही उसके लिए दिलकश था। हर्ष हर रोज उससे मिलने आया करता। पूरे हफ्ते में शादी की तैयारियां चलती रहीं। उस दौरान नीतू की मुलाकात जय से नहीं हुई और आखिरकार वो शाम भी आ गई। जिस शाम उसकी शादी थी उसे सजा धजा दिया गया। शादी का फंक्शन हवेली में ही रखा गया था क्योंकि जय ने सिर्फ अपने करीबी लोगों को बुलाया था। शादी के लहंगे में नीतू बेहद मासूम और हसीन लग रही थी। वहीं हर्ष बिल्कुल अपने बाप की तरह तैयार हुआ था। दौड़ते हुए वो नीतू के पास आया और नीतू ने उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया। नन्हा सा राजकुमार उसे देखकर ही खुश हो गया। जय पर उसकी नजर गई। आज उसे देखने का अंदाज ही अलग था। थोड़ी देर बाद शादी शुरू हुई और नीतू जय की पत्नी बन गई। उसकी शादी ऐसे होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। जय की नजरें भी उसे सराहते हुए देख रही थी, मगर नीतू पूरी तरह हर्ष में मगन थी और अपने नए दूल्हे को नजरअंदाज कर रही थी। उसी वक्त अंदर वाले दरवाजे से वो दाखिल हुई, जिसे देखे हुए उसे पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो आज भी उतनी ही हसीन थी। अब उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अमर नाम के शख्स ने उसके साथ धोखा किया है और वो दोबारा अपने मायके आ चुकी थी। मोहब्बत को ठुकरा देने वालों के नसीब में मोहब्बतें नहीं होती और शायद अब तन्वी को सारी उम्र मोहब्बत के लिए तरसना था। पुलिस वालों के साथ उसे अंदर आता देखकर जय हैरत से रह गया। तन्वी सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे पति ने शादी कर ली है मुझे घर से निकाल कर, और मैं सिर्फ यहाँ अपना बेटा लेने आई हूँ। नीतू ने उसे देखा और हर्ष को अपने करीब कर लिया। उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन हर्ष के बिना उसकी खुशियां अधूरी थी। वही बच्चा जिसने उन दोनों को मिलाया था। जय गुस्से से फट पड़ा। ये क्या बकवास कर रही हो तन्वी? तुम अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी और मुझसे रिश्ता खत्म किया था। तुम्हें तलाक के कागजात भेज दिए गए हैं, कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और सुन लो, मेरा बेटा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि तन्वी को सजा दे। उसे अंदाजा नहीं था कि एक औरत इस हद तक गिर सकती है। तन्वी रोते हुए नीतू की तरफ बढ़ी और हर्ष को छीनने की कोशिश करने लगी। ये मेरा बेटा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी
तुम चाहे मुझे तलाक दे दो, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। हर्ष रोते हुए नीतू से चिपक गया और नीतू ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। जय तुरंत आगे बढ़ा और तन्वी को खींचकर नीतू से दूर ले गया। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मार दूं, लेकिन अब मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं कि तुम्हारे लिए अपने हाथ भी गंदे नहीं करना चाहता। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी मेरी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश मत करना। तन्वी हड़बड़ाए अंदाज में चीख रही थी। उसने पुलिस को अपनी लिखी हुई लेटर दिखाई और कहा, ये जबरदस्ती मुझसे लिखवाई गई थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखी। लेकिन जय को पहले ही अंदाजा था कि कहीं तन्वी लौट कर ना आए और उसके बेटे को उससे अलग करने की कोशिश ना करे, इसीलिए उसने पुलिस के सामने कहा, एक अरसे से ये अमर नाम के शख्स के साथ रहती रही है। इसका कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है। ये रहे सबूत और ये रही फुलवा जो गवाही देगी कि जिस दिन ये मेरा बेटा छोड़कर गई उस रोज मैं घर पर नहीं था। तन्वी की चाल पूरी तरह नाकाम हो गई और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने धमकी दी, मैं अपने बेटे को तुमसे छीन कर रहूंगी। ये मेरा बेटा है। घर का खुशियों भरा माहौल थोड़ा बिगड़ गया था। कुछ देर बाद नीतू को जय के कमरे में ले जाया गया। अब वो उस घर में एक नई हैसियत के साथ थी। हर्ष सामने बैठा उसके सजे हुए चेहरे को हैरत से देख रहा था। नीतू ने उसे प्यार से कहा, अब मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम मुझे आंटी नहीं मम्मा कहोगे। चलो मम्मा बोलकर दिखाओ। हर्ष ने अपने नन्हे होंठ खोले और मम्मा कहा। नीतू का दिल अंदर तक भर आया। उसने हर्ष को पास लिटाकर उसके सिर में हाथ फेरते हुए लोरी सुनाई और हर्ष धीरे धीरे सो गया। कुछ देर बाद जय अंदर आया और हर्ष को नीतू के पास सोते देखकर हैरान रह गया। आज तो इसे माँ के पास होना चाहिए था। वो नीतू के सामने बैठा और उसे दिलकश नजरों से देखता रहा। नीतू बोली, मैं अपने बेटे को अब किसी के हवाले नहीं करूंगी। जय उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। अब ये बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बेटे का बाप भी तुम्हारा है। थोड़ी तवज्जो उसकी तरफ भी दी जाए, उसने बेबाकी से कहा। नीतू शर्म से मुस्कुराकर नजरें झुका गई। अब उसे क्या बताती कि उसका दिल किस तरह भर आया है। जय नरमी से उसका हाथ थामते हुए बोला, नीतू, मैंने कई दिनों से तुम्हें देखा है। तुम एक बहुत अच्छी प्यार से भरी इंसान हो। तुमने एक गैर बच्चे को ऐसे पाला कि वो तुम्हारा होकर रह गया और धीरे धीरे तुम्हारी ये सादगी और अच्छाई मेरे दिल में उतर गई और मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। मैं जानता हूँ कि तुमने ये शादी हर्ष की वजह से की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो मेरे पास आने में। जय ने तय किया था कि वो अपनी मोहब्बत से नीतू का दिल जीतेगा। उसे यकीन था कि बहुत जल्द नीतू भी उसे चाहने लगेगी। जय उसका बहुत ख्याल रखता, उसे बहुत इज्जत देता और मोहब्बत उस पे लुटाता बिना उससे कोई मांग किए। 2 महीने बाद नीतू हर्ष के साथ कमरे में थी। तभी जय आया और सोफे पर लेटने लगा। नीतू बोली, जय जी, आप हर्ष को उसकी दादी के पास छोड़ आएंगे? जय ने उसे हैरत से देखा। हर्ष सो रहा था। जय बोला, क्यों, क्या हुआ? नीतू मुस्कुरा के बोली, आज मुझे हर्ष के पापा से कुछ खास बात करनी है। जय मुस्कुराया और हर्ष को कुसुम जी के कमरे में छोड़ आया। वो मन ही मन सोच रहा था, शायद आज उसका इंतजार पूरा होने वाला है। आज शायद मोहब्बत उस पर मेहरबान होने वाली है। जय कमरे में पहुंचा तो नीतू बिस्तर पर खूबसूरत गाउन में बैठी थी। जय ने दरवाजा बंद किया और नीतू के पास जाकर बैठ गया। बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नीतू ने जय का हाथ पकड़ा। बोली, मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ। शादी के इतने दिन बीत गए और मैंने आपको आपका हक नहीं दिया। जय बोला, ये तुम क्या कह रही हो? नीतू, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतर पत्नी हो, औरत हो। तुमसे मिलकर मैंने जाना, एक के गलत होने से सारे गलत नहीं हो जाते। प्यार, विश्वास, अच्छे इंसान अब भी जिंदा है। मैं खुद चाहता था कि तुम मेरे करीब तब आओ जब तुम्हारे दिल में मैं हूँ। नीतू उसके गले से लग गई। आप अब सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि मेरे ख्यालों में, मेरी सांसों में, मेरी रूह में भी हैं।
मुझे आप जैसा इज्जत और प्यार देने वाला इंसान मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने मुझे प्यार करना सिखाया। जय बोला, और तुमसे मिलकर मैंने जाना कि सच में प्यार सिर्फ सूरत से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार, मन और रूह से होता है। उसने नरमी से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। वो हसीन थी क्योंकि उसका दिल हसीन था, उसका किरदार हसीन था, और यही असल खूबसूरती होती है जो रिश्तों को जोड़कर रखती है, पति पत्नी के रिश्ते को खूबसूरत बनाती है। उस रात नीतू ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया और दोनों एक हो गए। उधर कोर्ट में यह साबित हो गया कि तन्वी अपनी मर्जी से अपने घर, अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर गई थी, और हर्ष तन्वी को नहीं बल्कि नीतू को पहचानता है, अपनी मां मानता है। इसीलिए कोर्ट ने फैसला किया कि हर्ष जय और नीतू के साथ ही रहेगा। दोस्तों, मोहब्बत बहुत खूबसूरत एहसास होता है। ये रिश्ते को मजबूत और मुकम्मल बनाता है। मोहब्बत के बिना जीवन साथी का रिश्ता अधूरा होता है। मोहब्बत गलत या धोखेबाज नहीं होती, बल्कि कुछ लोग गलत और धोखेबाज होते हैं जो अपने फायदे के लिए मोहब्बत के नाम को यूज करते हैं और मोहब्बत को बदनाम करते हैं। सच्ची मोहब्बत तो किस्मत का खूबसूरत तोहफा होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।